दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 31, पवित्र ज्वाला। यह कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन मुझे चिंता है। यह अनुष्ठान बेहद दर्दनाक है, जिसमें दुष्ट आत्माएं शामिल हैं। यह एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति को भी गुस्सैल बनाने के लिए पर्याप्त हो सकता है, एल्ड्रिक ने उत्तर दिया। ओह, यह सुनकर रिचर्ड ने अनिश्चित भाव दिखाया। व्यक्तित्व में बदलाव स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब वे विभिन्न अनुभवों के बाद आते हैं। रिचर्ड यह नहीं कह सकते थे कि वह चाहते थे कि उनका व्यक्तित्व अचानक गुस्सैल हो जाए। अंत में ब्लैक हॉट सोल चाहता है कि सत्ता हासिल करने के लिए एक व्यक्ति कसाई बन जाए। हालांकि वध स्वयं एक गंभीर समस्या नहीं है, अगर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या हम अभी भी वास्तव में खुद हैं? एल्ड्रिक आगे बढ़ते हुए हंसा, जबकि रिचर्ड को लगा कि वह सही था। ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने टाला, एल्ड्रिक ने किताब को एक तरफ फेंकते हुए कहा। फिर उसने गंभीरता से अपनी नजर रिचर्ड पर टिका दी। रिचर्ड, आपकी आत्मा निस्संदेह असाधारण है, जबकि आप दो अलग अलग प्रकार के होने से इसे और अधिक बहुमुखी बना सकते हैं और इस प्रकार अपनी प्रतिभा को और बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक और आत्मा प्रकार चुनने की सलाह देता हूं, ब्लैक हॉट सोल नहीं। इस पर रिचर्ड ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, फिर पूछा, क्या इसके दुष्प्रभावों पर काबू पाने का कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। पवित्र ज्वाला अग्नि जो गर्म नहीं जलती, लेकिन सभी प्रकार की बुराई को भस्म कर सकती है। इसके साथ कोई भी आसानी से अपने आप से किसी भी अवांछित बुराई को दूर कर सकता है। हालांकि पवित्र ज्वाला के साथ जुड़ने के लिए अग्नि तत्व के साथ 90% समानता की आवश्यकता होती है। दादाजी, मुझे पवित्र ज्वाला कहाँ मिल सकती है? रिचर्ड ने तुरंत पूछा। उसके लिए आवश्यकता लगभग बहुत आसान थी। उनकी सबसे पहली तात्विक आत्मीयता अग्नि थी। ये 90% तक पहुंचने वाला पहला भी था। रिचर्ड की त्वरित प्रतिक्रिया ने एल्ड्रिक को आश्चर्यचकित कर दिया। लड़के, मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास 90% अग्नि एफिनिटी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से उसे सीधे वहां कूदने के लिए डांटते हुए पूछा जहां यह पाया जा सकता था। जवाब में रिचर्ड ने एक ईथर जारी किया, इसे मुट्ठी के आकार के आग के गोले का आकार दिया। इसमें अब कोई बैंगनी धारियां नहीं थी, ये शुद्ध ज्वाला थी। सबसे आश्चर्यजनक इसकी चमक थी। दोपहर की तेज धूप में भी आग की चमक आश्चर्यजनक रूप से उभरी हुई थी। रिचर्ड को स्वयं इससे कोई गर्मी महसूस नहीं हुई, लेकिन एल्ड्रिक को महसूस हुई। गर्मी इस बात से स्पष्ट थी कि आसपास की पत्तियां सूखने लगी और मुड़ने लगी। रिचर्ड ने लापरवाही से कहा, अग्नि के साथ मेरी आत्मीयता वास्तव में 90% है। आप शब्दों के लिए संघर्ष करते हुए एल्ड्रिक का मुंह खुला रह गया। निस्संदेह उसे कभी नहीं पता था कि रिचर्ड की मौलिक समानताएं क्या थी। आमतौर पर महान प्रतिभा वाले लोग भी 90% एफिनिटी के साथ शुरुआत नहीं करते हैं। केवल कुछ ही लोग इस तरह से पैदा हुए थे। अधिकांश लोगों को इसे बढ़ाने के लिए लगन से प्रशिक्षण लेना पड़ा। चूंकि रिचर्ड उनके वंशज थे और ऐसा लगता था कि उन्हें अपने कबीले के उपहार विरासत में मिले थे, एल्ड्रिक ने मान लिया कि उनकी प्रतिभा केवल अंधेरे, छाया और बिजली में निहित है। और फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि रिचर्ड का उनमें से किसी के साथ 90% जुड़ाव होगा। फिर भी वह यहाँ था, 90% आग के साथ। रुको लड़के, फायर स्पिरिट क्वीन के पास पवित्र ज्वाला है। मैं इसे उसके शरीर से ले लूंगा, एल्ड्रिक ने बेहोश लाल बालों वाली बूढ़ी महिला की ओर बढ़ने से पहले अचानक खड़े होकर कहा। ओह, रिचर्ड उत्सुक हो गया। उसे याद आया कि कैसे उसके पूर्वज ने एक बार कहा था कि फायर स्पिरिट क्वीन का शरीर एक असाधारण खजाना था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास पवित्र ज्वाला थी? लेकिन उसे अब भी आश्चर्य हो रहा था कि किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर से कोई चीज कैसे ली जा सकती है। उस समय एल्ड्रिक ने फायर स्पिरिट क्वीन को सीधा खड़ा होने के लिए मजबूर किया, हालांकि वह बेहोश रही। उसके शरीर को सिर तक पेड़ से बांधकर बुढ़िया को खड़ा कर दिया गया। फिर एल्ड्रिक ने अपना मुंह खोला और अपना एथर अंदर भेज दिया। आग! अचानक उसके ढीले मुंह से कर्कश चीख निकली। तभी रिचर्ड ने एक सफेद रोशनी चमकती देखी। हा, कितना आसान! सच में ताकत के बिना कोई भी असहाय हो जाता है, एल्ड्रिक दिल खोलकर हंसा। ठीक इसके बाद रिचर्ड ने फायर स्पिरिट क्वीन के मुंह से एक शांत सफेद लौ निकलते देखी। वह धीरे से तैरता हुआ एल्ड्रिक की हथेली में जा लगा। रिचर्ड, पवित्र ज्वाला प्रकृति से पैदा हुई एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। यह एक बाहरी शक्ति है और इसे एक कलाकृति भी माना जा सकता है। हालांकि इसके साथ जुड़ना बेहद मुश्किल है, लेकिन इसके कई उपयोग हैं। लोग कभी कभी इसका उपयोग जहर को शुद्ध करने या सभी प्रकार की बुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए करते हैं। इसे न्याय के हथियारों में भी विलय किया जा सकता है। एक बार जब यह आपके साथ जुड़ जाता है तो इसे अभी भी दूसरों द्वारा लिया जा सकता है, जैसा कि मैंने अब किया। इसलिए आपको इसे अच्छी तरह से संरक्षित करना चाहिए। कभी भी ऐसा न करें, ये चोरी हो जाएगा, एल्ड्रिक ने कहा। फिर उसने रिचर्ड की ओर सफेद लौ फेंकी और वह बहते गुब्बारे की तरह धीरे धीरे तैरने लगी। इसे निगल लो, उन्होंने कहा। रिचर्ड ने इसके उस तक पहुंचने का इंतजार नहीं किया। उसने अपना मुंह खोला और लौ को अंदर खींचते हुए तेजी से सांस ली। यह उसकी शक्ति नहीं थी जिसने ऐसा किया, लेकिन यह बिल्कुल भी गर्म नहीं था। इसके बजाय जैसे ही यह उसके मुंह में गया, उसने उसे आराम से भर दिया।
हालांकि यह सिर्फ एक बुरी, अब बदसूरत दिखने वाली महिला के मुंह से आया था, फिर भी उसने इसे निगलने में संकोच नहीं किया। गल्प। उसने महसूस किया कि यह उसके पेट में गिर रहा है, फिर उसके शरीर की हर कोशिका में विलीन होना शुरू हो गया है, जिससे वह एक रहस्यमय अनुभूति से भर गया है। डिंग। आप पवित्र ज्वाला के साथ जुड़ गए हैं, वह आग जो सभी बुराइयों को जला सकती है। बाहरी शक्ति। पवित्र ज्वाला। जैसे ही रिचर्ड इसके साथ जुड़ा, उसे एहसास हुआ कि वह अपने अग्नि तत्व को पवित्र ज्वाला में बदल सकता है, या उसे अपनी अग्नि में मिला सकता है। उसने अपनी हथेली पर कुछ एथर छोड़ा और तुरंत उसे पवित्र ज्वाला में बदल दिया। एक पल में उसके हाथ के ऊपर एक शांत सफेद आग दिखाई दी। आग विनाश के लिए नहीं, बल्कि समर्थन के लिए है, रिचर्ड ने सोचा। तुम्हें कैसा लग रहा है, बेटा? एल्ड्रिक ने उसके पास आकर पूछा। अविश्वसनीय, दादाजी। क्या उस बुरी औरत के अंदर अभी भी ऐसी चीजें हैं? रिचर्ड ने बदले में पूछा। ऐसा मत सोचो कि इसके जैसे कई लोग हैं। इस महिला के शरीर में कई अन्य लपटें हैं, क्योंकि वह फायर स्पिरिट क्वीन है। कुछ उसके खून से आती हैं, कुछ ऐसी आग है जो उसने खुद पैदा की है। लेकिन वे ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें आप पवित्र लौ की तरह निगल सकते हैं, एल्ड्रिक ने समझाया। रिचर्ड व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया, क्योंकि वह वास्तव में बहुत आशान्वित था। निश्चित रूप से मैं यह नहीं कहूंगा कि उसके शरीर से आपके लिए कोई अन्य उपयोगी चीजें नहीं है। आखिरकार पिछले युग में वह अग्नि शक्ति के मामले में सबसे मजबूत थी। लेकिन अभी भी आप मजबूत चीजों के लिए बहुत कमजोर हैं। आप केवल 90% तक पहुंचने वाली मौलिक समानता के साथ सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, एल्ड्रिक ने फिर से कहा। अध्याय 32, एथेना का विकास। दादाजी, क्या मैं अब ब्लैक हॉट सोल प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान कर सकता हूं? रिचर्ड ने पूछा। हाँ, आप कर सकते हैं, आप वास्तव में कर सकते हैं। यह आपके लिए दर्दनाक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जो दर्द लाता है वह बुरे प्रभाव से आता है, शारीरिक हमले से नहीं, एल्ड्रिक ने उत्तर दिया। लेकिन क्या आपके पास आवश्यक सामग्री है? फिर उसने पूछा। आवश्यक सामग्रियों को ढूंढना आसान और कठिन दोनों था, क्योंकि उनमें मानव अंश शामिल थे। सबसे पहला खून एक कुंवारी औरत का था। इस दुनिया में रक्तदाताओं जैसी कोई चीज नहीं थी। किसी को चोट पहुंचाए बिना रक्त प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती। रक्त के अलावा एक मस्तिष्क की भी आवश्यकता थी, विशेष रूप से अत्यधिक दुष्ट प्रकृति वाले किसी व्यक्ति का मस्तिष्क। फिर 10 जोड़ी अलग अलग आंखें। दुष्ट आत्माओं को बुलाने के लिए इन सभी की आवश्यकता थी। वे विशेष थे, सामान्य दुष्ट आत्माएं नहीं। और यहां तक कि उन सामग्रियों के साथ भी कम से कम 90% डार्क एलिमेंट एफिनिटी के बिना उन्हें समन नहीं किया जा सकता है। आपको वजन के खून के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इसे फायर स्पिरिट क्वीन से ले सकते हैं, एल्ड्रिक ने कहा जब रिचर्ड चुप हो गया। यह देखकर रिचर्ड की आंखें चौड़ी हो गईं और वह कांपते चेहरे के साथ अपने पूर्वज को घूर रहा था। क्या वह अभी भी कुंवारी है? रिचर्ड ने शब्दों को कहने में भी संघर्ष करते हुए पूछा। हाँ, बिल्कुल। इस दुनिया में कई शक्तिशाली महिलाएं कम उम्र से ही अभ्यास में व्यस्त रहती हैं। उनके पास शादी के लिए या यहाँ तक कि डेटिंग के लिए भी समय नहीं है, एल्ड्रिक ने हंसते हुए समझाया। रिचर्ड ने कहा, उस मामले में मुझे केवल दुष्ट स्वभाव वाले किसी व्यक्ति का मस्तिष्क और 10 जोड़ी आंखें ढूंढनी होंगी। ये कुछ ऐसा था जिसके लिए उसे निर्ममतापूर्वक कार्य करने की आवश्यकता थी। बेशक उसे आम लोगों को निशाना नहीं बनाना था, क्योंकि इस दुनिया में अपराधियों की कमी नहीं थी। कभी कभी ऐसी चीजें वास्तव में आवश्यक थी, न केवल आत्मा अनुष्ठानों के लिए, बल्कि अक्सर तात्विक आत्मीयता को बढ़ाने में मदद करने के लिए भी। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो पवन तत्व के साथ अपनी आत्मीयता बढ़ाना चाहता है, वह किसी अन्य व्यक्ति के शरीर का उपयोग कर सकता है जिसकी समान आत्मीयता एक सामग्री के रूप में हो। विधियां भिन्न भिन्न थी, उन्हें औषधि, मिश्रण या अन्य साधनों में बदलना। हालांकि यह क्रूर लगता था, लेकिन जब सत्ता हासिल करने की बात आती थी तो कुछ लोग झिझकते थे। दादाजी, क्या कुछ और भी था जो नदी में बह गया? रिचर्ड ने पूछा। वह थोड़ा उत्सुक था कि जब वह दूर था तब क्या हुआ था। दुर्भाग्य से कुछ भी उपयोगी नहीं, एल्ड्रिक ने उत्तर दिया। क्या वे बेकार थे? हाँ, लेकिन इसका मतलब बेकार नहीं है। उनमें से अधिकांश हथियारों के टुकड़े थे और सभी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बने थे। ओह, क्या आप मुझे बेचने के लिए एक दे सकते हैं? मुझे पैसे की जरूरत है। रिचर्ड को पता था कि उन टुकड़ों को पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, लेकिन उनके पास ऐसा करने के लिए ज्ञान का अभाव था। स्वाभाविक रूप से यदि वे उच्च गुणवत्ता वाले होते तो उनकी कीमत भी अधिक होती। ये लो, एल्ड्रिक ने लापरवाही से उसे अपनी जेब से कुछ निकाला। रिचर्ड ने पाया कि यह एक तलवार की मूठ थी, जो लकड़ी से बनी थी, जो अधिकांश लोहे की तुलना में अधिक मजबूत लगती थी, फिर भी सामान्य लकड़ी की तरह हल्की थी, जिस पर एक लंबी ड्रैगन नक्काशी थी। वह ओप्सिडोरा वुड है। इसे नश्वर सिक्के के लिए मत बेचो, आपको इसे नेचर स्पिरिट्स के लिए बेचना होगा, एल्ड्रिक ने निर्देश दिया। नेचर स्पिरिट्स मैगी की मुद्रा थी, जो कई अन्य उपयोगों के अलावा अपने खर्च किए गए एथर को तेजी से बहाल करने में सक्षम होने के लिए जानी जाती थी। रिचर्ड ने सिर हिलाया और तलवार की मूठ दूर रख दी। दादाजी, मेरे पास भी एक ब्लडलाइन पोशन है। क्या आपको लगता है कि इसे मेरे घोड़े को देना उचित होगा? रिचर्ड ने ओलिविया से प्राप्त लाल तरल से भरी शीशी निकाली। यह एक कोशिश के काबिल है। परिणाम अच्छा हो सकता है, एल्ड्रिक ने उत्तर दिया।
मम, रिचर्ड ने फिर एथेना की ओर देखा और उसे पास आने का इशारा किया। घोड़ा आज्ञाकारी ढंग से उसके करीब आया और उत्सुक आंखों से उसकी ओर देखने लगा। यह पेय आपको विकसित होने में मदद कर सकता है, इसलिए इसे पीने का प्रयास करें, रिचर्ड ने बोतल खोलते हुए एथेना से कहा। एथेना, हमेशा की तरह आज्ञाकारी, रिचर्ड को अपना सिर हिलाया, अपना मुंह खोला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगलते हुए उसे अंदर औषधि डालने की अनुमति दी। बाद में रिचर्ड ये देखने के लिए उत्सुक होकर पीछे हट गया कि क्या होगा। चर्चा। घोड़े का शरीर लाल रोशनी से चमक रहा था, यहां तक कि उसकी आंखों में भी चमक आ रही थी। रिचर्ड ने देखा कि उसकी मांसपेशियां सख्त हो गई हैं, जबकि उसकी त्वचा हल्के लाल रंग के साथ काली पड़ गई है। फिर भी घोड़ा शांत रहा, बेचैन भी नहीं, जैसे कि कुछ भी असामान्य नहीं हुआ हो। लाल रोशनी अचानक उसकी पीठ पर चमकते पंखों में बदल गई, धीरे से फड़फड़ा रही थी, हालांकि घोड़े को हवा में नहीं उठा रही थी। बुरा नहीं है, इस घोड़े की आदिम रक्तधारा जागृत हो गई है। यह एक आदिम जानवर के रूप में विकसित हो गया है, जो अब टिया एक जोड़ पर है। रिचर्ड, यदि आप चाहते हैं कि इसका विकास जारी रहे तो आपको इसे प्राकृतिक आत्माओं के साथ मिश्रित घास खिलानी चाहिए। यदि यह टिया 11 तक पहुंचता है तो यह असली पंख प्राप्त करेगा और आपको आसमान में ले जाने में सक्षम होगा, एल्ड्रिक ने समझाया। यह बहुत दूर है, रिचर्ड ने उत्तर दिया। टिया 1, 1 जोड़ इत्यादि को अभी भी नश्वर रैंक माना जाता था। टिया 10 एथा विल दायरे में एक मैगस के बराबर था। मैगी के लिए केवल एथा विल क्षेत्र था, लेकिन इसके भीतर उनकी ताकत उनके एथा की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के आधार पर भिन्न थी। उनकी शक्ति का अनुमान प्राइमरियल बीस्ट के किस स्तर के बराबर लगाया जा सकता है, या स्काई आर्मर नाइट्स के साथ भी। जहां तक जंगली जानवरों की बात है, हालांकि वे समान स्तरों में विभाजित थे, वे आमतौर पर स्तर 5 पर पहुंचते थे जब तक कि वे आदिम जानवरों में विकसित नहीं हो जाते। लेकिन दादाजी, चूंकि यह घोड़ा अब प्रकाश के पंख छोड़ सकता है, तो क्या इसका उपयोग उड़ने के लिए नहीं किया जा सकता? रिचर्ड ने पूछा। बिल्कुल नहीं, अधिक से अधिक ये केवल ऊंचे स्थानों से गिरने पर ही अपने अवतरण को धीमा कर सकता है, एल्ड्रिक ने उत्तर दिया। मैं देख रहा हूं, रिचर्ड ने सिर हिलाया। उस स्थिति में दादाजी, मैं अब जा रहा हूं, रिचर्ड ने कहा। हाँ, जब तुम लौटोगे तो मुझे फिर से आश्चर्यचकित करना सुनिश्चित करो। हा, यह एक वादा है, रिचर्ड ने हंसते हुए कहा। वह एथेना पर चढ़ गया, लेकिन सरपट भागने से पहले उसने अपने प्रकाश के पंख वापस खींच लिए। मैं पहले प्रशिक्षण लूंगा, उसने सोचा, ब्लैक हॉट सोल के लिए सामग्री इकट्ठा करने में जल्दबाजी न करते हुए, क्योंकि वह अभी अभी गांव लौटा था और अभी के लिए एक अज्ञात संकट था। हालांकि यह केवल एक छोटा सा मामला होना चाहिए, जिसे स्काई आर्मर नाइट्स के आने के बाद हल किया जाना चाहिए। समय बर्बाद न करते हुए उन्होंने शेष दिन प्रशिक्षण में बिताने की योजना बनाई। डिंग, वेव एलिमेंट के साथ आपकी आत्मीयता 79% से बढ़कर 85% हो गई है। लहर 85%। रिचर्ड को अचानक सिस्टम से एक सूचना मिली, लेकिन केवल उसकी मौलिक आत्मीयता बढ़ी थी। अध्याय 33, अगस्त की वापसी। जब रिचर्ड गांव लौटा तो उसने देखा कि ग्रामीणों की दहशत के कारण और अधिक हंगामा हो रहा था। लिसा ने उन्हें शांत करने की पूरी कोशिश की। उनमें से कई ने वास्तव में खाली करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह उनके लिए आसान नहीं होगा। कारण यह था कि वे मिस्टर जो जितने धनवान नहीं थे। उनमें से अधिकांश के पास कोई बचत नहीं थी और वे गांव के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होकर रहते थे। अगर उन्हें जबरन निकाला गया तो उन्हें डर था कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा और सोने के लिए भी जगह नहीं होगी। सौभाग्य से एक बार जब उन्हें सूचित किया गया कि स्काई आर्मर लीजन अपने शूरवीरों को भेजेगा, तो ग्रामीण अंततः शांत होने लगे। रिचर्ड ग्रामीणों से संपर्क करने में बहुत आलसी था। इसके बजाय वह अनाथालय में दाखिल हुआ, अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद कर दिया और एथा को सोखने के लिए बैठ गया। शायद बाद में अगर जानवरों की भीड़ सचमुच आ जाती तो वह बस उन पर दहाड़ता। एप्पल टाउन के विपरीत इस गांव में एथा की मात्रा वास्तव में कम थी, लेकिन बहुत बड़े अंतर से नहीं। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ रिचर्ड अभी भी 30 मिनट से भी कम समय में एक एथा को अवशोषित कर सकता है। अब उसे एहसास हुआ कि अगर वह तेजी से आगे बढ़ना चाहता है तो वह पूरी तरह से सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे इकट्ठा करने के लिए आवश्यक एथा की मात्रा बहुत अधिक थी। शाम तक वह अपनी एथा बोतल से 17 एथा, साथ ही 17 और इकट्ठा करने में कामयाब हो गया, जिससे कुल मिलाकर इसकी संख्या 34 हो गई। ईथर 34 10,000 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन जोड़ 3 4। ईथर संचय 2034 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन। रिचर्ड परिणाम पर संतुष्टि के साथ मुस्कुराए, हालांकि उन्हें ज्यादा मजबूत महसूस नहीं हुआ, क्योंकि 2000 की तुलना में 34 में बमुश्किल 1% की वृद्धि हुई थी। स्नान का समय हो गया है, उसने खड़े होते हुए सोचा। उसके शरीर पर अब धूल लग रही थी, ऐसे में वह आज रात आराम से ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। मम, जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसे हल्के कंपन और कई घोड़ों के टापों की आवाज महसूस हुई। वह जल्दी से खिड़की के पास गया और उसने सफेद घोड़ों के एक समूह को देखा, जिन पर चमचमाते सफेद कवच पहने शूरवीर सवार थे। उनमें से लगभग 20 लोग थे, जिनका नेतृत्व कार्लोस कर रहा था, वही जो 2 साल पहले आया था। रिचर्ड ने उनके इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं की थी। सिस्टर लिसा को संदेश भेजे बमुश्किल आधे दिन ही हुए थे।
हालांकि वे अभी तक गांव में प्रवेश नहीं कर पाए थे, रिचर्ड सिस्टर लिसा और ग्रामीणों को उनका स्वागत करने के लिए पहले से ही देख सकते थे। हालांकि जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा वह ऑगस्ट था। वह लंबा हो गया था, हालांकि अभी भी एक बच्चा था। वह पहले से ही स्काई आर्मर पहने हुए था, अपने घोड़े पर सवार था, और वह उनमें से एकमात्र बच्चा नहीं था। वहां दो अन्य लोग थे, एक लड़का और एक लाल बालों वाली लड़की। तीनों में से लड़की को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त था क्योंकि वह केंद्र में सवार थी, जबकि बाकी लोग उसके बगल में थे। जब उसने गांव को देखा तो उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक उठी, मानो यह उसके लिए एक बिल्कुल नई दुनिया हो। उसने ऑगस्ट से बात की, शायद यहां उससे उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछा। हालांकि केवल 2 साल ही बीते थे, ऑगस्ट स्पष्ट रूप से अपने गांव को नहीं भूला था और उसके स्वभाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। फिर भी उस पर पहले से ही शहर में पले बड़े एक बच्चे की नजर पड़ी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अब अधिक तेज दिखने लगे थे। रिचर्ड को पता था कि वह अब ऑगस्ट को लड़ाई में इतनी आसानी से धोखा नहीं दे सकता, जैसा तब नहीं था जब वे दोनों सामान्य लड़के थे। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद रिचर्ड नहाने चला गया, फिर रात का इंतजार करने के लिए ताजा आरामदायक कपड़े पहने। अप्रत्याशित रूप से ऑगस्ट वास्तव में लाल बालों वाली लड़की और दूसरे लड़के के साथ अनाथालय में प्रवेश कर गया। देखो एम्मा, मैं यहीं रहता था, ऑगस्ट ने उत्साह से कहा। एम्मा ऑगस्ट के पूर्व घर को देखने के लिए उत्सुक रही होगी। उसकी चमकीली आंखों ने अनाथालय को देखा, फिर रिचर्ड की ओर बढ़ी। जब वे उस पर उतरे तो उसकी निगाहें सिर से पांव तक उस पर टिक गईं, क्योंकि वह अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। जब ऑगस्ट ने एम्मा की नजर रिचर्ड पर टिकी देखी तो उसकी भौहें तन गईं। वह कौन है, ऑगस्ट? एम्मा ने पूछा। ओह, वह मेरा दोस्त है, रिचर्ड, ऑगस्ट ने धीरे से समझाया, लेकिन रिचर्ड की तेज सुनवाई ने हर शब्द को समझ लिया। रिचर्ड, क्या वह स्काई आर्मर को नियंत्रित करने में विफल रहा? एम्मा उसके बारे में बहुत उत्सुक लग रही थी। हाँ, वह असफल रहा। उस समय सफल होने वाला मैं अकेला था, ऑगस्ट ने तुरंत उत्तर दिया। रिचर्ड लगभग हंस पड़ा। यह बिल्कुल स्पष्ट था, ऑगस्ट एम्मा का ध्यान आकर्षित करना चाहता था और जैसे ही उसने दूसरे लड़के में रुचि दिखाई तो वह घबरा गया। दूसरी ओर दूसरे लड़के की अभिव्यक्ति में खटास आ गई। वह स्पष्ट रूप से इस बात से नाखुश था कि ऑगस्ट ने लड़की के साथ कितनी बात की। एम्मा, चलो कहीं और चलते हैं, गांव का अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है, ऑगस्ट ने फिर कहा। जब उसे पता चला कि रिचर्ड स्काई आर्मर को नियंत्रित करने में विफल रहा है तो लड़की ने रुचि खो दी। उसने बस ऑगस्ट की ओर सिर हिलाया। जैसे ही वे चले गए, ऑगस्ट ने रिचर्ड पर एक नजर भी नहीं डाली। वह अब मुझसे नहीं डरता, न ही वह मेरे सामने झुकता है, रिचर्ड ने हंसते हुए सोचा। बेशक उसे इससे कोई समस्या नहीं थी जब तक कि ऑगस्ट उसका दुश्मन नहीं बन गया। यदि उसने ऐसा किया तो रिचर्ड उसे आसानी से दिखा देगा कि असली बॉस कौन है। शूरवीरों के आगमन के साथ गांव में अंततः पूर्ण शांति बहाल हो गई। स्काई नाइट्स ने आसपास के क्षेत्र की जांच शुरू की, फिर भी उन्हें कहीं भी जानवरों का कोई निशान नहीं मिला। क्या हो रहा था यह अस्पष्ट रहा। रात के खाने के बाद रिचर्ड ने एक बार फिर एथर को अपने कमरे में समाहित कर लिया। समय समय पर उन्होंने अपने 2 कोडिस और आर्केन आर्ट का स्वयं अभ्यास करने की कोशिश की, लेकिन वे अभी भी बहुत कठिन थे, इसलिए उन्होंने हार मान ली। उन्होंने आधी रात तक एथर को अवशोषित किया, अपनी एथर बोतल से 19, साथ ही 19 और इकट्ठा किया, जिससे कुल 38 हो गए। ईथर 72 10,000 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन जोड़ 3 8। ईथर संचय 2072 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन। उसकी आंखें अब खुली नहीं रह सकी और अगले दिन का इंतजार करते हुए वह जल्द ही सो गया। सुबह रिचर्ड थोड़ा देर से उठा। टोक टोक टोक, दरवाजा खटखटाने से वह जाग गया। ये कौन हो सकता है? उसे आश्चर्य हुआ, ये सोचकर कि यह सिस्टर लिसा नहीं हो सकती, जो आमतौर पर सिर्फ उसका नाम पुकारती थी। उत्सुकतावश उसने दरवाजा खोला तो वह दंग रह गया। ऑगस्ट, वह दरवाजे पर लापरवाही से झुककर दस्तक दे रहा था। स्वाभाविक रूप से रिचर्ड ने सोचा था कि देर सवेर वह उससे मिल सकता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। क्या यह एम्मा की वजह से था? रिचर्ड, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसने पूछा। रिचर्ड को और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। दरअसल वह मदद मांग रहा था, लेकिन पूछते समय भी उसका रिचर्ड से बात करने का तरीका अब अलग था। अब किसी वरिष्ठ के अधीनस्थ की तरह नहीं। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? रिचर्ड ने उत्सुकता से पूछा। उसकी नजर सिर से पांव तक कवच पहने लड़के पर पड़ी। ऑगस्ट थोड़ा लंबा दिखता था, संभवतः ऊंचे जूतों के कारण जो उसके स्काई आर्मर का हिस्सा थे। अध्याय 34 पुनः आघात। आप उस लाल बालों वाली लड़की को जानते हैं? वह कमांडर की बेटी है, ऑगस्ट ने रिचर्ड को थोड़ा आश्चर्यचकित करते हुए कहा। कमांडर एक प्रांत में स्काई आर्मर लीजन का नेता था, जो वास्तव में एक दुर्जय व्यक्ति था। इस प्रांत में 8 सितारा प्रांत, वह निस्संदेह सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था। गवर्नर पद पर उनसे आगे निकल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अधिक मजबूत या अधिक प्रभावशाली है। यदि पृथ्वी से तुलना की जाए तो वह 2 स्टार जनरल के समकक्ष होगा। बेशक इस दुनिया में सब कुछ व्यक्तिगत युद्ध शक्ति से निर्धारित होता था। बिना समर्थन की शक्ति के कोई भी पद प्राप्त नहीं कर सकता, सैन्य पद की तो बात ही छोड़ दे।
ये कहा जा सकता है कि ऐसी शख्सियत से प्रांत में किसी को भी डर नहीं लगेगा, सिवाय शायद मुनशेरो कबीले के, जो यहाँ रहता था। उस कबीले का पतन हो गया था, जो एक समय राज्य से भी अधिक शक्तिशाली पूर्वज के लिए प्रसिद्ध था। फिर भी अब लेडी रेबेका के साथ कबीले ने एक बार फिर से अपने नुकीले दांत उजागर कर दिए हैं। इसके बावजूद सच्चाई ये रही कि भले ही एम्मा एक छोटी लड़की थी, अगर वह एप्पल टाउन जाती तो शहर के स्वामी व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत करते। बेशक रिचर्ड को बहुत आश्चर्य हुआ कि वह इस गांव में आई थी। उसके बारे में क्या? रिचर्ड ने ऑगस्ट की ओर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। ऑगस्ट ने जवाब दिया, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मैं उसका पति बनूंगा। इस तरह मैं बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन रिचर्ड को उसके विचार पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बेहतर वातावरण में रहते हुए ऑगस्ट ने स्पष्ट रूप से यह समझना शुरू कर दिया था कि दुनिया कैसे काम करती है, और यह भी जानता था कि ऊपर चढ़ने के लिए उसे क्या करने की आवश्यकता है। बेशक भले ही उनकी प्रतिभा इतनी उल्लेखनीय थी कि उन्हें कमांडर की बेटी के साथ जुड़ने का मौका मिला, फिर भी एक सुदूर गांव के अनाथ के रूप में उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए उनकी महत्वाकांक्षा अभी भी बहुत ऊंची थी। रिचर्ड ने उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया, इसके बजाय वह जो योजना बना रहा था उसमें और अधिक दिलचस्पी लेने लगा। मैं किस चीज में आपकी मदद करूं? रिचर्ड ने पूछा। बेशक उसे मुझसे प्यार करने में मेरी मदद करो। यदि तुम सफल हो गए तो मैं भविष्य में निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। मैं समझता हूं आप क्या चाहते हैं, लेकिन योजना क्या है? इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक चीज के बारे में सोचने में मदद करें। आखिरकार आप ज्यादातर बच्चों से ज्यादा होशियार हैं। रिचर्ड, सबसे पहले उन्होंने सोचा कि लड़का कुछ विस्तृत योजना के साथ आया था जिसके लिए उसे एक भूमिका निभानी थी। लेकिन नहीं, वो इसलिए आया क्योंकि वह चाहता था कि रिचर्ड उसके लिए योजना लेकर आए। मेरे पास इसमें कोई कौशल नहीं है। जाओ किसी और से पूछो, रिचर्ड ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, बिना साथ खेलने की परवाह किए। लेकिन केवल आप ही मैं पूछ सकता हूँ। केवल आप ही हैं जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, ऑगस्ट ने कहा। बेशक ऐसा नहीं लग रहा था कि वह भीख मांग रहा है। ये केवल उनके शब्द थे, उसकी अभिव्यक्ति पहले से ही सशक्त दिखने लगी थी। रिचर्ड ने जवाब दिया, अगर यह इतना आसान होता तो मैं उसे अपने प्यार में पढ़ना सिखाता। आप? ऑगस्ट की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। ऑगस्ट, ऐसा लगता है कि आपको ये याद दिलाने की जरूरत है कि बॉस कौन है। रिचर्ड ने अपना गुस्सा दिखाने के लिए उसका इंतजार नहीं किया। उसने लड़के का कॉलर पकड़ लिया, उसे कमरे में खींच लिया और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। और रिचर्ड आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि ऑगस्ट ने जो कवच पहना था वह कितना भारी था। यदि उसकी हरकत अचानक नहीं होती तो उसे संदेह था कि ऑगस्ट बिल्कुल भी गिर गया होता। क्या वह पहले ही टियर 2 तक पहुंच चुका है? रिचर्ड ने सोचा, इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि स्काई आर्मर के साथ प्रशिक्षण ने वास्तव में विकास को गति दी। इस प्रकार की गति का मतलब था कि ऑगस्ट की प्रतिभा बहुत अधिक थी। रिचर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है कि यह पहले जैसा ही है? ऑगस्ट अंततः चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वह खड़ा हो पाता, रिचर्ड ने अपना हाथ उठा दिया। वाह! किसी अदृश्य चीज ने उस पर प्रहार किया। उसकी आंखें और मुंह खुले हुए थे। वह कांप उठा और कुछ ही देर बाद उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। रिचर्ड ने वेव से हमला किया था, जो उन तत्वों में से एक था जिससे वह अभ्यस्त था। हालांकि यह सामान्य लग रहा था, वेव भयानक थी क्योंकि यह अदृश्य थी। रिचर्ड अपनी तरंगे पदार्थ के माध्यम से भी भेज सकता था। ऑगस्ट के स्काई आर्मर के माध्यम से, उसके मांस और त्वचा के माध्यम से सीधे उसकी कोशिकाओं पर हमला कर सकता था। वह लहरों के साथ अन्य तत्व भी ले जा सकता था। यदि उसने किसी अन्य हमले का इस्तेमाल किया होता तो स्काई आर्मर नाइट को हराना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कवच ने इतनी शक्तिशाली रक्षा प्रदान की थी। निस्संदेह वह आसानी से चला गया था, अन्यथा ऑगस्ट बिना जाने कैसे मर गया होता। उसने बस अपने अंगों को हिलाया। खांसी, खांसी। ऑगस्ट ने रिचर्ड को भयभीत होकर घूरते हुए हिंसक तरीके से हमला किया। स्काई आर्मर लीजन में 2 वर्षों ने उन्हें जादू से परिचित करा दिया था, क्योंकि वह अक्सर मैगी के साथ प्रशिक्षण लेते थे। स्पष्टीकरण की आवश्यकता के बिना उसे तुरंत एहसास हुआ कि रिचर्ड ने सिर्फ जादू का इस्तेमाल किया था। स्काई आर्मर पहनने से उनकी धारणा तेज हो गई। जब रिचर्ड ने इसे उजागर किया तो उन्हें जादुई ऊर्जा का एहसास हुआ। फिर भी वह समझ नहीं पाया कि यह कैसा जादू है। उसने केवल ये सोचा कि यह बहुत ही भयानक था। इससे पहले कि वह वापस लड़ पाता, वो तुरंत अपंग हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ था। टियर 2 स्काई आर्मर प्राप्त करने के बाद से वह हारने से पहले कुछ समय के लिए निम्न श्रेणी के एथाविल मैगी के साथ बराबरी पर मुकाबला करने में सक्षम था। अभी बाहर निकले, रिचर्ड ने ठंडे स्वर में कहा। ऑगस्ट ने अजीब तरीके से लड़खड़ाने से पहले बार बार सिर हिलाते हुए खुद को खड़े होने के लिए मजबूर किया। रिचर्ड का डर, जो अभी अभी फीका पड़ा था, पूरी तरह से वापस लौट आया। डिंग, वेव एलिमेंट के साथ आपकी आत्मीयता 85% से बढ़कर 90% हो गई है। मूनशेडो के कोडेक्स में आपकी महारत 4% से बढ़कर 6% हो गई है। लहर 90%। कोडेक्स, ड्रैगन सम्राट का कोडेक्स 30%। मूनशेडो का कोडेक्स 6%। इतनी जल्दी एक अतिरिक्त अंक भी? रिचर्ड अचानक अधिसूचना से स्तब्ध रह गया।
ऑगस्ट के जाने के कुछ ही समय बाद बहन लिसा अचानक आ गई। रिचर्ड, क्या आप वह 7 वर्षीय लड़का हैं जिसने एप्पल टाउन को चौंका दिया था? महिला ने बड़े उत्साह से पूछा। उसके चेहरे के भाव से उसे अभी अभी खबर मिली थी और अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि यह वही था। हाँ, वह मैं हूं। रिचर्ड ने इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं समझी क्योंकि वह पहले से ही निश्चिंत थी। चाहे वह हो या श्रीमती विल्सन, दोनों को पहले से ही पता था कि वह प्रशिक्षण ले रहा है। जब उसने ये सुना तो बहन लिसा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें उसकी ओर देख रही थी, जैसे सोच रही हो कि क्या ये वही बच्चा है जिसे उसने एक बार अपनी चाची से लिया था। उस दिन से केवल 7 साल बाद वह पहले ही इस मुकाम तक कैसे पहुंच गया। सिस्टर लिसा, मुझे आशा है कि आप इसे गुप्त रखेंगी। इससे मुझे परेशानी हो सकती है, रिचर्ड ने कहा। बेशक, बिल्कुल, बहन लिसा ने तुरंत सिर हिलाया। अध्याय 35 अंडे। रिचर्ड ने नाश्ता नहीं किया या स्नान नहीं किया। वह स्थिति देखने के लिए सीधे अनाथालय से बाहर चला गया। स्काई आर्मर नाइट्स अभी भी अपने घोड़ों पर घूम रहे थे। ये खोज रहे थे कि पक्षी पहाड़ से क्यों भाग गए थे। अब तक उनकी जांच से कोई नतीजा नहीं निकला है। सूंघ सूंघ। अचानक रिचर्ड को एक घोड़े की आवाज सुनाई दी, मानो उसे बुला रहा हो। यहां तक कि जब उसने उसे देखा तो उसने आगे के दोनों पैर ऊपर उठा दिए। रिचर्ड जल्दी से पास आया। यह क्या है? उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। घोड़े ने ऐसे प्रतिक्रिया व्यक्त की मानो उसे जंगल में एक जगह की ओर जाने का आग्रह कर रहा हो, हालांकि उसके पूर्वज के स्थान से अलग दिशा में। उत्सुकतावश रिचर्ड ने सिर हिलाया। उसकी पीठ पर चढ़कर एथेना को उसे वहां ले जाने दिया जहां वह जाना चाहती थी। रिचर्ड को पूरा संदेह था कि उसके घोड़े को कुछ महसूस हुआ है। आखिरकार वह एक आदिम जानवर बन गई थी। जानवरों से संबंधित मामले संभवतः ऐसी चीजें थीं जिन्हें वह दूसरों की तुलना में अधिक तेजी से समझ सकती थी। न केवल उसे खतरा महसूस हुआ बल्कि वह उस खतरे का स्थान भी जानती थी। रिचर्ड। जैसे ही रिचर्ड बाहर निकला, उसने ऑगस्ट की आवाज सुनी और उसे पीछे से आते देखा। वह पहले से ही ठीक लग रहा था, भले ही उसकी नाक और मुंह से पहले खून बह रहा था। शायद उसने तेजी से ठीक होने के लिए किसी चीज पर भरोसा किया था। आप कहां जा रहे हैं? ऑगस्ट ने पूछा कि उसका घोड़ा एथेना के पास कब आया। उसका लहजा एक बार फिर पुराने दिनों की तरह एक अधीनस्थ जैसा लग रहा था, जब रिचर्ड जहां भी जाता था वह हमेशा उसका पीछा करता था। बेशक अब इसकी संभावना थी क्योंकि वह रिचर्ड की ताकत के बारे में उत्सुक था। आप देखेंगे, रिचर्ड ने उत्तर दिया। वह आगे समझाने में बहुत आलसी था क्योंकि वास्तव में वह बहुत कुछ नहीं समझा सकता था। एथेना धीमी गति से जंगल में चली गई, जिसके पेड़ घने थे और अनगिनत लताओं से उलझे हुए थे, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर लटक रहे थे, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया था। फिर भी एथेना एक चतुर घोड़ा था, हमेशा रास्ता ढूंढने में सक्षम था, इसलिए रिचर्ड को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। क्या हम पहले कभी यहाँ आए हैं? जब ऑगस्ट ने चारों ओर देखा तो वह जोर से आश्चर्यचकित हुआ। रिचर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी अपनी याददाश्त के अनुसार वह यहाँ कभी नहीं आया था। एथेना उसे और अधिक गहराई तक ले गई, जहां जंगल इतना घना हो गया था कि सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे प्रवेश कर पाती थी। हालांकि अभी भी सुबह थी और सूरज चमकीला था। यहाँ जंगल में तूफानी बादलों के नीचे गोधूली जैसा महसूस हो रहा था। ऑगस्ट ऐसे शांत क्षेत्र से असहज, स्पष्ट रूप से अस्थिर दिखने लगा। बाकी जगहों पर कीड़ों की आवाजें आती, लेकिन यहाँ सब कुछ शांत था। वह केवल अपनी सांसें और घोड़ों की टापें ही सुन सकता था। जल्द ही रिचर्ड ने एक गुफा देखी जो पूरी तरह से हरी भरी थी, जो बेलों से ढकी हुई थी। यह विशाल था, यहाँ तक कि आसपास के पेड़ों से भी ऊंचा। अंदर यह उज्जवल दिख रहा था। जाहिर है गुफा की छत में कई खुले स्थान थे जहां से प्रकाश आ रहा था। यहाँ गुफा कैसे हो सकती है? ऑगस्ट बुदबुदाया, जबकि रिचर्ड ने एथेना को आगे बढ़ते रहने का संकेत दिया। वह सिर्फ गुफा को नहीं देख सका, उसे अंदर जाना था। प्रवेश द्वार पर प्रवेश करने से पहले उसे कई लताओं को दूर धकेलना पड़ा। हालांकि झिझकते हुए जब रिचर्ड अंदर गया तो ऑगस्ट फिर भी उसका पीछा करता रहा। अंदर उन्हें जो मिला उससे वे दोनों दंग रह गए। गुफा इतनी विशाल थी कि रिचर्ड को लगा कि ये 2 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ी है। चौंकाने वाली बात यह थी कि इसमें हजारों, शायद दसियों हजार बड़े अंडे थे, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई उसके जैसे 7 साल के लड़के जितनी थी। कुछ अंडे पहले ही फूट चुके थे, मानो किसी भी क्षण फूटने के लिए तैयार हो, और रिचर्ड उन टूटे हुए खोलों से निकलने वाले जानवरों की आभा को महसूस कर सकता था। अंडों से निकले जानवर सांप, मगरमच्छ, छिपकलियां, सभी प्रकार के सरीसृप जन्म के समय अपने खोल खाएंगे और उच्च स्तरीय पोषक तत्व प्राप्त करेंगे। इससे उन्हें तुरंत टिया 1 या टिया 1 जोड़ जानवर बनने के लिए पर्याप्त मजबूत होने की अनुमति मिल जाएगी। तो आपने यही महसूस किया? रिचर्ड ने एथेना से कहा, जिसने हल्के से सिर हिलाया। लेकिन इस गुफा में इतने सारे जानवर के अंडे किसने रखे थे? रिचर्ड को आश्चर्य हुआ। क्या? ऑगस्ट को अचानक किसी और चीज से झटका लगा। रिचर्ड ने भ्रमित दृष्टि से उसकी ओर देखा और कोई आश्चर्य की बात नहीं देखी। रिचर्ड शूरवीर किले में लौट रहे हैं, ऑगस्ट ने कहा, जिससे रिचर्ड की भौहें सिकुड़ गईं। स्काई आर्मर उपयोगकर्ता एक दूसरे को संदेश भेज सकते थे जब तक कि वे बहुत दूर न हो। ऐसा लग रहा था कि ऑगस्ट को अभी ऐसा कोई संदेश मिला था। वे किले में क्यों लौटेंगे? रिचर्ड ने पूछा।
समस्या का समाधान नहीं हुआ था, फिर भी वे पीछे हट रहे थे। रिचर्ड को काम में एक योजना महसूस हुई। ऑगस्ट ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, शायद ऊपर से आदेश आया हो। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। आप जानते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, रिचर्ड ने उत्तर दिया। ऑगस्ट की आंखें कांप उठी। उन्होंने कहा, कोई इन जानवरों के साथ पर्पल रोज विलेज को मारने की योजना बना रहा होगा। हाँ, और कोई इतना प्रभावशाली है कि शूरवीरों को पीछे हटने पर मजबूर कर सके, रिचर्ड ने उत्तर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि यह कौन हो सकता है। कई जादूगरों ने अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में आम लोगों का नरसंहार किया। निस्संदेह व्यक्ति को अत्यधिक मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत हो सकती है। रिचर्ड, चलो अंडे नष्ट कर दें, ऑगस्ट ने कहा। कम से कम आप जानते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, रिचर्ड ने उत्तर दिया। वास्तव में एक भयावह योजना थी, लेकिन अगर ये अंडे नष्ट हो गए तो क्या वह योजना अभी भी आगे बढ़ सकती है? उन्होंने कहा, आप बाहर इंतजार करें, मैं इसे अकेले ही संभाल सकता हूं। रिचर्ड, उनमें से बहुत सारे हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ऑगस्ट ने विरोध किया, जाने को तैयार नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे हमले से आप गलती से मर जाएं, रिचर्ड ने उत्तर दिया। बिना किसी नुकसान के ऑगस्ट के शरीर में एक लहर भेजी। निस्संदेह ऑगस्ट को तुरंत अपने शरीर के अंदर खतरनाक शक्ति महसूस हुई। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में उसे मार सकता है। जाना, रिचर्ड ने तेजी से आदेश दिया। ऑगस्ट ने तुरंत अपने घोड़े को जाने का आदेश दिया। रिचर्ड ने एथेना को गुफा में गहराई तक जाने का निर्देश दिया। अब जानवर अपने अंडों के अंदर अभी भी कमजोर थे। उन्हें मारना उसके लिए चींटियों को मारने जितना आसान होगा। एकमात्र समस्या ये थी कि उसे बड़ी संख्या में चींटियां मारनी थी। सौभाग्य से उसके पास वेव हमले थे जो आग से भी अधिक दूर तक पहुंच सकते थे। रिचर्ड ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी लहरें फैला दी, पहले से भी अधिक तेज और खतरनाक। इन्हें काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जैसे ही रिचर्ड की तरंगे अंडे से होकर गुजरी, एक के बाद एक अंडे से फूटने की हल्की हल्की आवाजें गूंजने लगी। उसने जो किया वह भीतर के हैवान शिशुओं के दिलों को चकनाचूर करने के अलावा और कुछ नहीं था। जैसे ही वे मर गए, अंडे फूट गए, लेकिन केवल बेजान शरीर ही बाहर निकले। रिचर्ड परिणाम पर मुस्कुराया, हालांकि वह उन सभी तक एक बार में नहीं पहुंच सका। बाद में वह कार्रवाई दोहराने से पहले दर्जनों मीटर आगे बढ़ गया। बंद करो, बंद करो, बंद करो। पॉपिंग की आवाजें फिर से गूंजी, सैकड़ों फिर हजारों बार। अध्याय 36, किंग ब्लडलाइन। रिचर्ड ने सभी जानवरों के शिशुओं को उनके अंडों के अंदर मारने के लिए बहुत अधिक एथर खर्च नहीं किया। बाहर से ऑगस्ट को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। रिचर्ड, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह कभी एक सुदूर गांव में केवल एक सितारा होगा, अचानक इतनी जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। इस बिंदु तक रिचर्ड अपने घोड़े से भी नहीं उतरा था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब एथेना ने अंडे के छिलके खाना शुरू कर दिया। जाहिर है, उनके पोषक तत्व उसके जैसे आदिम जानवर के लिए भी उपयोगी थे। चूंकि एथेना खाना चाहती थी, इसलिए रिचर्ड ने उसे नहीं रोका, लेकिन वह इंतजार नहीं कर सका। वह उतर गया। उन्होंने उससे कहा, बाद में खुद लौट आना। एथेना ने हल्के से सिर हिलाया और रिचर्ड ऑगस्ट के पास गया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उसने ऑगस्ट के घोड़े पर चढ़ने से पहले कहा। रिचर्ड, तुम्हारा घोड़ा क्यों खा रहा है? ऑगस्ट ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन रिचर्ड जवाब देने के लिए परेशान नहीं हो सका। हुआ 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 कोई उत्तर न मिलने पर ऑगस्ट ने हार मान ली और अपने घोड़े को वापस गांव की ओर चलने को कहा। जब वे लौटे तो रिचर्ड ने देखा कि शूरवीर पहले से ही अनाथालय के सामने एकत्र हो चुके थे। वे जाने को तैयार लग रहे थे, लेकिन ग्रामीण विरोध कर रहे थे। हालांकि शूरवीरों ने बस इस बात पर जोर दिया कि सब कुछ ठीक था। ऑगस्ट के आगमन से बहस एक पल के लिए रुक गई। आप कहाँ थे? आपने इतनी देर क्यों लगा दी? एक शूरवीर ने डांटा। मम्मा, मैं टहलने गया था और मेरा घोड़ा खाना चाहता था। जब तक उसका पेट नहीं भर जाता, मैं उसे रुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, ऑगस्ट ने सावधानी से उत्तर दिया। बेशक रिचर्ड जंगल छोड़ने से पहले घोड़े से उतर गया था, इसलिए वह किसी का ध्यान नहीं गया। वह शांति से अनाथालय की ओर चला गया। उसकी नजर सिस्टर लिसा पर पड़ी, जो कार्लोस से बात कर रही थी। लिसा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से आदेश मुझे वापस जाने का आदेश देता है। मैं केवल आशा कर सकता हूं कि तुम सावधान रहोगे। बेशक बेहतर होगा कि तुम जल्दी चले जाओ, कार्लोस ने कहा, जबकि सिस्टर लिसा चिंतित दिख रही थी। स्वाभाविक रूप से वह समझ गई कि सेना कैसे काम करती है। यदि ऊपर से कोई आदेश दिया गया हो तो अधीनस्थ तब तक मना नहीं कर सकते थे जब तक कि वे विद्रोही कहलाने के लिए तैयार न हो। भाई कार्लोस, क्या तुम्हें पता नहीं चला कि पक्षी क्यों भाग गए? लिसा ने जवाब में पूछा। मैंने क्षेत्र की खोज की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। बेशक मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वहां कुछ भी नहीं है, अभी भी कई जगहें अज्ञात हैं। समय बहुत कम था और इस गांव के आसपास का जंगल बहुत विशाल है। कार्लोस ने असहाय होकर आह भरी। उन्होंने आगे कहा, आप जानते हैं, भले ही यह राज्य अपराध विरोधी है, लेकिन इसकी शक्ति लगातार घट रही है। कुछ कुलीन कबीले आक्रामक हो गए हैं, खुद को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं ताकि वे कम से कम एक भूमिका निभा सके जब वर्ल्ड मैजिक एथा प्रकट हो।
सिस्टर लिसा ने कहा, आपको क्या लगता है कि मास्टरमाइंड कौन है? स्पष्ट रूप से वे पर्पल रोज विलेज से शुरुआत करेंगे, फिर आसपास के अन्य गांवों में चले जाएंगे। जब हर किसी का वध किया जाएगा, वो बगल से देखेगा और मारे गए लोगों की आत्माओं को खींचेगा। कार्लोस ने जवाब दिया, ये कहना मुश्किल है। मूनशेडो कबीला 8 सितारा प्रांत का अनौपचारिक शासक है, लेकिन उन्हें विकास के लिए बड़े पैमाने पर नरसंहार करने की आदत नहीं है। हालांकि वे अक्सर हत्या करते हैं, यह आमतौर पर संघर्ष से बाहर होता है। इस पर सिस्टर लिसा चुप हो गई। कार्लोस ने फिर आह भरी, मुझे उम्मीद है कि हम किसी दिन फिर मिलेंगे। कृपया सावधान रहें, उसने अपने घोड़े पर चढ़ने से पहले कहा। उसके नेतृत्व में शूरवीर तुरंत चले गए। ऑगस्ट कभी कभी रिचर्ड की ओर देखता था, जबकि एम्मा को स्पष्ट रूप से कुछ समझ नहीं आता था। उसके लिए ये गांव और इसके लोग महज कुछ कौतूहलपूर्ण थे। रिचर्ड, सिस्टर लिसा उसे देखकर थोड़ा चौंक गई। तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? उसने तुरंत देखा कि वह इसे लेकर वापस नहीं आया है। निस्संदेह उसने उसे घोड़े पर सवार होकर जाते देखा था। दीदी, ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है, रिचर्ड ने फिर से चलने से पहले लापरवाही से कहा। लिसा उसके शब्दों से चकित थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिचर्ड का क्या मतलब है। इस बीच रिचर्ड अपने पूर्वज की झोपड़ी की ओर चल दिया। आज बूढ़ा आदमी अपनी बनाई कुर्सी पर बैठकर मछली पकड़ रहा था। ओह रिचर्ड, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? जब उसने रिचर्ड को पैदल आते देखा तो उसने पूछा। रिचर्ड ने उत्तर दिया, वह मेरे द्वारा नष्ट किए गए अंडे के छिलके खा रही है। आपका घोड़ा उन्हें खा रहा है? एल्ड्रिक इतना हैरान लग रहा था कि वह अपनी कुर्सी से उठ गया। क्या हुआ दादाजी? रिचर्ड ने असमंजस में पूछा। यह आदमी अंडों के बारे में जानता था, लेकिन उसने उन्हें केवल एक छोटी सी समस्या ही समझा था। तथ्य यह था कि एथेना उन्हें खा रही थी, जिससे उसे झटका लगा। हर आदिम जानवर मजबूत होने के लिए कुछ भी नहीं खा सकता है। आमतौर पर केवल प्राकृतिक आत्माएं या कुछ शुद्ध संसाधन। लेकिन वे अंडे के छिलके वे मोटे होते हैं, केवल उनके मूल मालिकों के लिए उपयुक्त होते हैं। फिर भी ऐसे आदिम जानवर हैं जो कुछ भी खा सकते हैं और उसके पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकते हैं। वे वही हैं जो किंग ब्लड लाइन रखते हैं। द किंग ब्लड लाइन। यह सुनकर रिचर्ड को कुछ आश्चर्य हुआ। हालांकि उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। राजा शब्द स्पष्ट रूप से कोई सामान्य बात नहीं थी। एल्ड्रिक ने हंसते हुए कहा, यदि आपका घोड़ा लगातार बढ़ता रह सकता है तो संभावना है कि वह जादुई दुनिया के चरम स्तर तक पहुंच सकता है। मेरे चरम स्तर के करीब? केवल पास? रिचर्ड ने पूछा। शिखर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। आपको पता होना चाहिए, इस राज्य के लंबे इतिहास में केवल 3 लोग ही उस स्तर तक पहुंचे हैं। राज्य के संस्थापक, जिन्होंने अंततः अपने युग में विश्व जादुई ईथर प्राप्त किया, फिर उसके राजाओं में से एक, और मैं। उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एक आदिम जानवर को सम्राट ब्लड लाइन को ले जाना होगा। तो वहां और भी बड़ा खून खराबा है। लेकिन दादाजी, उन अंडों को वहां किसने रखा? रिचर्ड मदद नहीं कर सका, लेकिन मामला सामने लाया। भले ही उसने उन्हें नष्ट कर दिया था, मास्टरमाइंड अभी भी अज्ञात था। बेशक मास्टरमाइंड के लिए दोबारा कार्रवाई करना आसान नहीं होगा। आखिरकार 10,000 से अधिक जानवरों के अंडे ढूंढना कितना आसान था। मुझे वे अंडे इधर उधर घूमते हुए मिले, लेकिन मैंने यह नहीं देखा कि उन्हें वहां किसने रखा था। क्या वे पहले ही नष्ट नहीं हो गए हैं? इस पर ध्यान क्यों दिया जाए? रिचर्ड ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाता तो ये गांव नष्ट हो सकता था, क्योंकि स्काई आर्मर लीजन के शूरवीर अचानक वापस चले गए। ओह, तो अपराधी स्काई आर्मर लीजन से जुड़ा होना चाहिए। एल्ड्रिक हंसा, फिर भी मामले को हल्के में ले रहा था। रिचर्ड ने अपना सिर खुजलाया। इस बारे में उससे बात करना बेकार लग रहा था। दादाजी, मैं यहाँ प्रशिक्षण लूंगा। रिचर्ड अपने पूर्वज की झोपड़ी में चढ़ गया, बैठ गया और फिर से एथा को सोखने लगा। जब तक एथेना का काम खत्म नहीं हो जाता, वह ज्यादा दूर तक नहीं भटक सकता था, इसलिए जब तक वह खाती, वह खेती करता रहता। उसके बाद वह ब्लैक हॉट सोल के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए साहसिक कार्य शुरू कर सकता था। यदि संभव हो तो वह इस नरसंहार की साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड का मस्तिष्क चाहता था, साथ ही उसकी एक जोड़ी आंखें भी। और शायद कमीनों की भी वह उनकी आंखें भी ले सकता था। बेशक वह नफरत से भर गया था, ये जानकर कि उसके गांव को वध के लिए चिन्हित किया गया था। अध्याय 37। वे ईथर 110 10,000 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन जोड़ 3 8। ईथर संचय 2110 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन। शाम तक रिचर्ड ने अतिरिक्त 38 एथर प्राप्त कर लिए थे। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका पूर्वज उसे देख रहा है। लड़के, एथर को अवशोषित करने में आपकी गति उल्लेखनीय है। यदि आप इसे बनाए रखते हैं तो आप 1 वर्ष के भीतर अपनी जरूरत की हर चीज इकट्ठा कर सकते हैं, एल्ड्रिक ने कहा। रिचर्ड उस पर मुस्कुराया, लेकिन फिर अपना सिर हिला दिया। फिर भी मुझे अभी भी एथर कंकाल के टुकड़े इकट्ठा करने की जरूरत है। अगर भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया तो कौन जानता है कि मुझे एक भी मिलेगा या नहीं, उन्होंने उत्तर दिया। एल्ड्रिक ने उत्तर दिया, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भाग्यवान व्यक्ति के लिए उन टुकड़ों का सामना न करना वास्तव में कठिन होगा। मुझे ऐसी आशा है। फिर रिचर्ड उठ खड़ा हुआ। दादाजी, मैं अब गांव लौटूंगा। अच्छा, आज रात तुम्हें फिर से प्रशिक्षण लेना होगा।
और केवल एथ को आत्मसात मत करो, कोडेक्स और रहस्यमय कलाओं में महारत हासिल करो जो मैंने तुम्हें दी है। बेशक, रिचर्ड मन ही मन हंसा। वह रास्ते पर चलते हुए इत्मीनान से वापस चला गया। स्काई आर्मर नाइट्स के जाने के बाद गांव काफी शांत हो गया था। ग्रामीणों को विश्वास हो गया कि अब सब कुछ ठीक है। रिचर्ड ने अपने घोड़े एथेना को नहीं देखा और मान लिया कि उसे अभी भी खाने के लिए और समय चाहिए। यदि उसकी ताकत बढ़ती तो रिचर्ड के पास उसके बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं होता। उन्होंने स्नान किया, अपने कपड़े बदले और अनाथालय के बच्चों के साथ भोजन किया। रिचर्ड, जैसे ही वह अपने कमरे में लौटने वाला था, बहन लिसा ने पुकारा। यह क्या है, बहन? रिचर्ड ने उत्सुकता से पूछा। मैंने अभी सुना मूनशेडो कबीला आपकी पहचान के बारे में पूछताछ कर रहा है। उन्होंने आपको अपने साथ शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया है। वे आपको अपनी लड़कियों में से एक से सगाई करने का मौका दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? रिचर्ड को पहले नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है, लेकिन फिर उसने झट से अपना सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, मैं बस इसी गांव में रहूंगा। एप्पल टाउन में जीवन पहले से ही काफी जटिल था। मैं कुलीन कुलों के उलझे जाल में नहीं टिकूंगा। उनकी बातों से सिस्टर लिसा को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर वह सहमत होती दिखी। हाँ, सच। यदि आप एक प्रमुख गुट में शामिल हो गए तो आप केवल अंतहीन मुसीबत में पड़ेंगे। इसके अलावा आप इस गांव में अच्छी तरह से विकसित हुए हैं। आपकी उपलब्धियां कुछ ऐसी हैं जिन्हें कोई भी महान कबीला दोहरा नहीं सकता है, तो उनसे परेशान क्यों हो? उसने उत्तर दिया। रिचर्ड को संदेह था कि स्काई आर्मर लीजन के साथ अपने समय के दौरान उसे परेशानी भरे अनुभवों का सामना करना पड़ा होगा। संभवतः यही कारण है कि वह अनाथालय का प्रबंधन करने के लिए वापस लौटी। दीदी, मैं कुछ देर प्रशिक्षण लूंगा। शुभ रात्रि, रिचर्ड ने अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले कहा। अपने बिस्तर पर बैठने के कुछ देर बाद ही उसे सिस्टम से एक सूचना मिली। डिंग, ड्रैगन एम्परर के कोडेक्स पर आपकी महारत 30% से बढ़कर 31% हो गई है। मूनशेडो के कोडेक्स पर आपकी महारत 6% से बढ़कर 8% हो गई है। लाइटनिंग ऑफ डार्कनेस पर आपकी महारत 4% से बढ़कर 7% हो गई है। कोडेक्स, ड्रैगन सम्राट का कोडेक्स 31%, मूनशेडो का कोडेक्स 8%, रहस्यमय कला, सौ छाया राक्षस 8%, अंधेरे की बिजली 7%। यह एथर नहीं था बल्कि महारत थी। रिचर्ड आज भी सिस्टम के पुरस्कारों से संतुष्ट था। उसने दोपहर की तुलना में थोड़ी तेजी से एथर को अवशोषित करना फिर से शुरू कर दिया। वह अधिक देर तक टिक नहीं पाया, नींदापन उस पर हावी हो गया। फिर भी वह 17 एथर को अवशोषित करने में कामयाब रहा और अपनी एथर बोतल से 34 जोड़ने के साथ उसका कुल बढ़ गया। ईथर 144 10,000 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन जोड़ 3 4। ईथर संचय 2144 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन। अगली सुबह रिचर्ड फिर देर से उठा। पिछली रात वह बहुत देर से सोया था। वह धीरे से उठा और खिड़की से बाहर देखा, केवल एथेना को अनाथालय के पास चलते हुए देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह नीचे चला गया। एथेना अलग नहीं दिख रही थी, वैसी ही जब उसने उसे आखिरी बार देखा था। लेकिन रिचर्ड को लगा कि घोड़ा अपना असली रूप छुपा रहा है। वह स्पष्ट रूप से फिर से विकसित हो गई थी, क्योंकि वह उससे निकलने वाले हल्के दबाव को महसूस कर सकता था। क्या तुमने वे सारे अंडे के छिलके खा लिए? रिचर्ड ने पूछा। एथेना ने हल्का सा सिर हिलाया। रिचर्ड कल्पना नहीं कर सका कि वह उन सभी को निगलने में कैसे कामयाब रही, उनकी संख्या को देखते हुए। चलो, रिचर्ड घूमना चाहता था और अपने गांव के इच्छित वध के पीछे के मास्टरमाइंड की तलाश करना चाहता था। उसे यकीन था कि जिसने भी ये अंडे दिए हैं वह आसपास ही छिपा होगा, यदि इस गांव में नहीं तो संभवतः दूसरे अधिक समृद्ध गांव में। रिचर्ड को संदेह था कि वे रेड व्हीट विलेज में हो सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां अक्सर बाहरी लोग आते हैं और ये शहर के लोगों के रहने के लिए कहीं बेहतर अनुकूल जगह है। वह एथेना पर चढ़ गया और वह तुरंत उसे एक बार फिर यात्रा करते हुए गांव से बाहर ले गई। उसकी गति पिछली बार की तुलना में लगभग दोगुनी थी। उन्हें संपन्न रेड व्हीट विलेज में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस समय अधिकांश ग्रामीण अपने खेतों में थे, लेकिन बस्ती में सन्नाटा था। साहसी लोगों के अलावा रिचर्ड ने शहर के कई व्यापारियों को भी गेहूं खरीदने के लिए आते देखा। जेम्स, जल्दी से अपनी सबसे सुंदर लड़कियों को बाहर लाओ। रिचर्ड को अचानक एक बंद सराय के भीतर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, एक परिचित आवाज जिसे उसने पहचान लिया। यह बूढ़े भालू की आवाज थी। बूढ़े भालू, लड़कियां अभी भी सो रही हैं। वे पूरी रात जाग रही थी, एक अन्य आवाज ने उत्तर दिया। मना मत करो, उन्हें बताओ कि मैं उन्हें उनकी सामान्य दर से 3 गुना भुगतान करूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि वे जागेंगे नहीं। बूढ़े भालू की आवाज तेज हो गई। बूढ़े भालू, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी एक युवा सुंदर पत्नी है, फिर भी तुम अब मेरी लड़कियां चाहते हो। बेवकूफ, वे मेरे मेहमानों के लिए हैं। वे सम्मानित व्यक्ति हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुछ समय बाद रिचर्ड ने ओल्ड बियर को खूबसूरत गाउन पहने 3 गोरी महिलाओं के साथ शराबखाने से निकलते देखा। वे ताजा नहाए हुए लग रहे थे। हालांकि उनकी आंखें अभी भी उनींदी लग रही थीं, लेकिन भारी भुगतान के वादे पर उनका उत्साह स्पष्ट था। ओल्ड बियर ने रिचर्ड को देखा और उसे वही लड़का पहचाना जो कल मिस्टर जो के साथ था।
लेकिन शायद बहुत व्यस्त होने के कारण उसने जल्दी से आगे बढ़ने से पहले रिचर्ड पर एक संक्षिप्त नजर डाली। जब वह 3 मंजिल ऊंचे एक बड़े कंक्रीट के घर में दाखिल हुआ तो रिचर्ड ने उसे दूर से देखा। यहां तक कि एप्पल टाउन में भी उस आकार के घर दुर्लभ थे। क्या वे वही हो सकते हैं? रिचर्ड ने सोचा। ओल्ड बियर को समायोजित करने के लिए उनकी पृष्ठभूमि शक्तिशाली होनी चाहिए। साधारण साहसी निश्चित रूप से खारिज कर दिए जाएंगे। लॉर्ड डेमन, देखें कि क्या वे आपके स्वाद के अनुरूप है। घर पहुंचते ही बूढ़ा भालू चिल्लाया। जल्द ही 3 आदमी उभरे। एक की उम्र लगभग 20 के करीब लग रही थी। उसके भूरे बाल साफ सुथरे ढंग से संवारे हुए थे। उसने शानदार सरकोट पहना हुआ था और उसकी कमर पर तलवार थी। उसका चेहरा स्वाभाविक रूप से ठंडा था, फिर भी जब उसने ओल्ड बियर द्वारा लाई गई महिलाओं को देखा तो वह बहुत मुस्कुराया। अन्य 2 लगभग 30 के आसपास के लग रहे थे, संभवतः उसके अधीनस्थ। बिना किसी संदेह के ये तीनों एथरविल दायरे में मैगी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आभा को छुपाने की जहमत नहीं उठाई। अध्याय 38 अनुसरण करें। लगता है वे पहले कुछ मौज मस्ती करना चाहते हैं, रिचर्ड ने सोचा। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि डेमन नामक व्यक्ति तीनों महिलाओं को अंदर ले गया, जबकि उसके 2 अधीनस्थ बाहर इंतजार कर रहे थे। उनके अनुमान के अनुसार उन्हें आज कार्रवाई करनी चाहिए थी। आज वह दिन माना जाता था जब अंडे फूटते थे। जानवर गांव पर हमला शुरू करने से पहले उनके खोल खाते थे। निस्संदेह ऐसा कुछ भी कभी नहीं होगा। रिचर्ड को विश्वास था कि वह उनसे निपट सकता है, लेकिन वह इंतजार करेगा, तब तक इंतजार करेगा जब तक वे अपना कदम नहीं उठा लेते। वह डेमन है। मुझे आश्चर्य है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। क्या वह आमतौर पर नाइट वैली सिटी में सुंदर लड़कियों के साथ सोकर अपना समय बर्बाद नहीं करता है? रिचर्ड ने अचानक एक रेस्तरां के बाहर एक साहसी व्यक्ति को बोलते हुए सुना। उत्सुकतावश वह पास आया और सुनने के लिए पास खड़ा हो गया। ये कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अफवाह है कि वह किसी के लिए मानव आत्माओं को इकट्ठा कर रहा है। अगर उसने शहर छोड़ा है तो शायद यह उसी के लिए है। वह नाइट वैली सिटी में भी ऐसा करने के लिए काफी बेशर्म था। हाँ, उसका समर्थक एक बड़ा शॉट है, यही कारण है कि वह अभी भी जीवित है। बेहतर होगा कि हम अब चले जाएं। सहमत, हम उससे पार पाने का जोखिम नहीं उठा सकते। उनके संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद साहसी लोग अपने घोड़ों पर सवार हुए और जल्दी से चले गए। अब रिचर्ड के लिए चीजें स्पष्ट हो गई, हालांकि ऐसा लग रहा था कि डेमन खुद किसी का मोहरा था। क्या? कुछ क्षण बाद रिचर्ड आश्चर्यचकित रह गया। ओल्ड बियर के घर से उसे हत्या करने का इरादा महसूस हुआ। पहली बार उसने इसे इतने स्पष्ट रूप से महसूस किया था। वह इसे महसूस कर सका, इसका कारण अंधेरे और रक्त तत्वों के साथ उसकी आत्मीयता थी। उसे मौत से नफरत और बिखरे खून की दुर्गंध का एहसास हुआ। और मरने वाले सिर्फ 3 नहीं बल्कि 6 थे। क्या बूढ़ा भालू और उसका परिवार भी मारा गया? रिचर्ड को आश्चर्य हुआ। डेमन के 2 अधीनस्थों ने मुस्कुराने से पहले कुछ देर पीछे मुड़कर देखा। इसके तुरंत बाद डेमन ओल्ड बियर के घर से अकेला निकला। उसने अपने 2 आदमियों को संकेत दिया और वे अपने घोड़ों पर सवार हो गए। स्काई आर्मर नाइट्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले घोड़ों के समान सफेद घोड़े। निस्संदेह यदि कई लोगों के पास सिक्का होता तो वे ऐसे घोड़ों के मालिक बन सकते थे। वे पर्पल रोज विलेज की दिशा में गांव के किनारे की ओर निकल पड़े। डेमन ज्यादातर चीजों के प्रति उदासीन दिखता था, सिवाय इसके कि जब खूबसूरत महिलाओं की बात आती थी। जब उसकी नजर लाल काले घोड़े पर सवार रिचर्ड पर पड़ी तो उसकी निगाहें टिक गईं, खासकर एथेना पर। उसने अपनी आंखें भी सिकोड़ ली। रिचर्ड के पास से गुजरने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। जैसे जैसे वह उसे देखता जा रहा था, उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। क्या उसे एथेना की शक्ति का एहसास हुआ? रिचर्ड को आश्चर्य हुआ। एक बात स्पष्ट थी, डेमन देर सबेर उसे निशाना बनाएगा। हालांकि अभी ऐसा लग रहा है कि उसके पास अधिक दबाव वाले मामले हैं। एथेना अपनी छिपी हुई आभा को रिचर्ड की तरह छुपा नहीं सकती थी, इसलिए किसी अन्य मैगस के लिए उसकी विशिष्टता पर ध्यान देना स्वाभाविक था। मैं बस उनका अनुसरण करूंगा। रिचर्ड डरता नहीं था, किसी भी क्षण मौत से लड़ने के लिए तैयार था। साहपूर्वक वो उनके पीछे पीछे से चला गया। अपनी युवावस्था को देखते हुए डेमन अधिक से अधिक ताकत में उसके बराबर था। जब तक वह कोई उच्च स्तरीय प्रतिभाशाली व्यक्ति न हो, तब तक वह संभवतः मजबूत नहीं हो सकता था, लेकिन कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति इस तरह के गंदे काम पर नहीं उतरेगा। रिचर्ड जीत के प्रति काफी आश्वस्त थे। उसके टियर 3 एथर और समानताएं 90% तक पहुंचने के साथ एक दहाड़ उन्हें समाप्त करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। जब उनके घोड़े तेज हो गए तो एथेना ने उनकी गति का मिलान किया। जब वे धीमे हो गए तो वह भी धीमी हो गई। उसके जानबूझकर दर्पण में देखने से उन्हें संदेह हुआ। यह स्पष्ट था कि वह उनका पीछा कर रहा था। बॉस, वो बच्चा क्या कर रहा है? डेमन के एक आदमी ने पूछा। लेकिन डेमन स्वयं भ्रमित दिख रहे थे। उसने निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं की थी। नाइट वैली सिटी में बच्चे आमतौर पर उसके सामने कांपते थे। उसका ठंडा चेहरा उसकी क्रूर प्रतिष्ठा के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करता था। भले ही ये लड़का नहीं जानता था कि वह कौन है, फिर भी वह उसका पीछा करने की हिम्मत क्यों करेगा? डेमन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, उसे नजरअंदाज करें। आइए देखें कि वह क्या करता है। हम जो करने वाले हैं उसे देखकर वह शायद मौत से डर जाएगा।
उनके लिए रिचर्ड सिर्फ एक बच्चा था, चिंता की कोई बात नहीं। इस तरह उसे बाद में अपने घोड़े पर दावा करने के लिए उसका शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिचर्ड को डेमन की लापरवाही की उम्मीद थी। कमतर आन के जाने का यही फायदा था, एक बच्चे से उनकी नजर में कोई खतरा नहीं होता था। उनका गंतव्य वास्तव में पर्पल रोज विलेज था, लेकिन प्रवेश करने के बजाय वे पास की एक पहाड़ी की ओर चले गए जहां से पूरी बस्ती दिखाई देती थी। एक बार पहाड़ी के ऊपर वे उतर गए। वाह! डेमन ने अचानक अपना हाथ हिलाया और उसके सामने कुछ दिखाई दिया, एक विशाल जादुई दीपक जो उसके घोड़े को टक्कर देने के लिए काफी बड़ा था। ऐसा लग रहा था कि यह पूरी तरह से सोने से बना है, हालांकि गहरे रंग का एक शक्तिशाली भयावह आभा बिखेर रहा है। यह देखकर रिचर्ड थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हा लड़के, क्या तुम्हें अब एहसास हुआ? हम मैगी हैं और हम दुष्ट मैगी हैं, डेमन के अधीनस्थों में से एक ने उस पर व्यंग्य किया। लेकिन रिचर्ड चुप रहे। यह बच्चा अवश्य ही मूर्ख होगा, वह भाग भी नहीं रहा है, दूसरे ने हंसते हुए कहा। शायद वह अधिक चतुर है, वह जानता है कि वह दौड़ नहीं सकता। तुम दोनों चुप रहो, डेमन ने उनकी बकवास से चिढ़कर कहा। ताड़ना पाकर वे तुरंत चुप हो गए। डेमन ने अपना हाथ रिचर्ड की ओर बढ़ाते हुए उसकी ओर देखा। रिचर्ड सहजता से पीछे हट गया। एक हल्के नीले रंग का एथा भड़क गया और उसके शरीर को ढांक लिया, जिससे वह अपनी जगह पर जम गया। डेमन ने कहा, वहां रुको लड़के, मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हारा घोड़ा मेरे सामने समर्पण कर देगा। इस बार रिचर्ड ने डरने का नाटक किया। वो हिल नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था। हल्का नीला एथा उसके पूरे शरीर पर दब गया। बेशक अगर वह इसे तोड़ना चाहता तो यह आसान होता। आखिरकार ये केवल टियर 2 एथा था। जानवर अभी तक सामने क्यों नहीं आए? एक भी दहाड़ नहीं, उनमें से एक आदमी बुदबुदाया। शायद जल्द ही, दूसरे ने उत्तर दिया। मिनट बीत गए। जब भी कोई बाज ऊपर की ओर उड़ता तो डेमन भौहें चढ़ाकर ऊपर की ओर देखने लगता। वह उनकी उपस्थिति से हैरान लग रहा था। पक्षियों को खतरे को भांपकर भाग जाना चाहिए था, फिर भी कुछ पक्षी बचे रहे। फिर भी डेमन धैर्यवान था। वह इंतजार करता रहा, आंखें कम ही झपकती रहीं। लेकिन 1 घंटे से अधिक समय तक जानवरों का कोई संकेत न मिलने के बाद उनकी अभिव्यक्ति खराब हो गई। आप दोनों गुफा की जांच करें, देखें कि क्या उनमें अभी तक अंडे निकले हैं, उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया। दरअसल आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अचानक पीछे से एक लड़के की आवाज आई, जिससे डेमन और उसके अधीनस्थ चौंक गए। वे इधर उधर घूमे और रिचर्ड को स्वतंत्र रूप से खड़ा देखकर चौंक गए। ये कैसे संभव है? वह बॉस के एथ बंधन से कैसे मुक्त हुआ? क्या चल रहा है? लड़का, तुम कौन हो? डेमन ने रिचर्ड की ओर इशारा करते हुए अपनी तलवार निकाली। लेकिन रिचर्ड ने शांति से जवाब दिया, सिर्फ एक 7 साल का लड़का जिसका नाम रिचर्ड है। उन अंडों के लिए मैंने उन सभी को नष्ट कर दिया। स्वाभाविक रूप से कोई भी जानवर इस गांव पर हमला नहीं करेगा। अध्याय 39 शक्ति। क्या लड़के, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? जब उन तीनों ने सुना कि उसने सभी अंडे नष्ट कर दिए हैं तो उनकी आंखें फैल गईं। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि उनकी योजना अब आगे नहीं बढ़ सकती थी, और इससे भी बुरी बात यह थी कि उन्हें भारी नुकसान हुआ था। उन अंडों को खरीदने में उनकी लगभग सारी संपत्ति खर्च हो गई थी। उन्हें अपना निवेश वापस पाने और लाभ प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में आत्माओं की आवश्यकता थी। रुको, उसका नाम रिचर्ड है। क्या वह वही लड़का है जिसके बारे में हर कोई हाल ही में बात कर रहा है? ऐसा लगता है वह बॉस के एथ बंधन से तभी मुक्त हो सकता था यदि वह कम से कम एथ विल मैगस होता। दोनों अधीनस्थ बात कर रहे थे, जबकि डेमन ने रिचर्ड को अधिक दिलचस्पी से देखा और उस तलवार को नीचे कर दिया जो उसने उस पर तान रखी थी। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। लड़का, ये वास्तव में अप्रत्याशित है, लेकिन मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम सिर्फ मुझे बताने के लिए यहाँ मेरे पीछे आए थे? डेमन ने उत्सुक भाव से पूछा, लेकिन अगर कोई बारीकी से देखे तो यह स्पष्ट था कि वह बहुत गुस्से को दबा रहा था। वह समय बर्बाद करने के लिए नहीं बोल रहा था, बल्कि यह सोच रहा था कि उससे मूल्य वसूलने से पहले इस लड़के को कैसे कष्ट पहुंचाया जाए। तुम्हें बताने के अलावा मैं तुम्हें मार भी डालूंगा, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी आंखें ले लूंगा। मैंने सुना है कि तुम नाइट वैली सिटी में प्रसिद्ध हो। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वहां के लोगों को तुम्हारी भयानक मौत के बारे में पता चले, रिचर्ड ने उत्तर दिया। लड़का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डेमन के 2 अधीनस्थ, जो पूरे समय अपने गुस्से पर काबू पा रहे थे, रिचर्ड के शब्दों पर बुरी तरह घूरने लगे। लेकिन जब वे उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े तो डेमन ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। उस आदमी ने रिचर्ड की ओर सिर हिलाया। उन्होंने ठंडी हंसी के साथ कहा, मुझे आप जैसे बहादुर लड़के पसंद हैं। बहुत समय हो गया है जब किसी ने मुझे धमकी देने की हिम्मत दिखाई है। और यहाँ आप हैं, 7 साल का बच्चा वास्तव में ऐसा कर रहा है। आप शायद सोचते हैं कि मैं सिर्फ एक अज्ञानी बच्चा हूँ, सोचता हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस उम्र में मैगस बन गया हूँ। आपको लगता है कि मैं केवल भाग्यशाली हूँ कि मैं आपको किसी भी तरह से धमकी नहीं दे सकता, रिचर्ड ने उत्तर दिया, जिससे डेमन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उनके 2 आदमी और भी अधिक हैरान थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई बच्चा किसी वयस्क से इस तरह बात करेगा। ऐसा लगता है कि तुम बहुत चतुर हो लड़के, डेमन ने कहा।
हालांकि उसके विचारों का अनुमान लगाया जा चुका था, फिर भी डेमन ने एक बच्चे के सामने खुद को परेशान दिखने से इनकार कर दिया। रिचर्ड ने जवाब दिया, तुमसे भी ज्यादा होशियार, क्योंकि मैं तुम्हें समझता हूं जबकि तुम मुझे नहीं समझते। और हाँ, मैं मजबूत भी हूँ। हाँ, तुम सचमुच एक जादुई प्रतिभा हो। जब रिचर्ड ने मजबूत होने का दावा किया तो डेमन हंसे बिना नहीं रह सका। लड़के, तुम जादू के बारे में कितना जानते हो? अधिक से अधिक। तुमने एक कोडेक्स के साथ प्रशिक्षण लिया है जो टीए एथा को अवशोषित करता है। तुमने इसे केवल भाग्य से प्राप्त किया होगा। यही कारण है कि तुम यहाँ इस बैकवाटर गांव में इतनी तेजी से आगे बढ़े हो। बेशक तुम अभी भी अद्भुत हो, अन्य प्रतिभाएं एक मास्टर के मार्गदर्शन में तुम्हारे जैसे कोडेक्स के साथ भी इस स्तर तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन इसका मतलब केवल यह है कि आपकी जादुई नींव कमजोर है। यहां तक कि मैंने ऐसे कोडेक्स के साथ प्रशिक्षण लिया है जो अवशोषित करता है टियर 2 एथा। इससे पहले कि डेमन अपनी बात समाप्त कर पाता, रिचर्ड ने उसे ऐसी नजर से देखा मानो किसी बेवकूफ को घूर रहा हो, जिससे वह गुस्से के साथ वाक्य के बीच में ही रुक गया। रिचर्ड ने फिर कहा, आप ऐसी बुनियादी बातों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्या ये टियर 1 एथा है? उसने अपने ईथर की कई किस्में दिखाते हुए पूछा, गहरे बैंगनी रंग का। डेमन और उसके लोग सदमे में डूब गए। बैंगनी, टियर 3, उसके पास वास्तव में टियर 3 एथा है। सभी कोड जो टियर 3 एथा को अवशोषित करते हैं शक्तिशाली कुलों द्वारा जमा किए जाते हैं। उसके जैसा गांव का लड़का इसे कैसे प्राप्त कर सकता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे यह कैसे मिला, महत्वपूर्ण यह है कि वह इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ा। यह प्रतिभा का यह स्तर इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उस पल डेमन का चेहरा काला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि अपनी सारी बातचीत के दौरान उसने खुद को मूर्ख जैसा बना लिया था। लेकिन निस्संदेह असली समस्या रिचर्ड की ताकत थी। यदि उसके पास टियर 3 एथा था तो इसका मतलब था कि वह अत्यधिक शक्तिशाली था। भले ही उसने अभी अभी एथा विल दायरे में प्रवेश किया हो, वह पहले ही एथा कंकाल के प्रमुख भाग के साथ जुड़ चुका था। उनका एथा संचय उस क्षेत्र में एकमात्र शुरुआतकर्ता की तुलना में कहीं अधिक था। जिस चीज ने टियर 3 एथा धारकों को इतना शक्तिशाली बनाया वह केवल उनके एथा की गुणवत्ता नहीं थी। जिन लोगों के पास ये था उनमें आमतौर पर कम से कम एक तात्विक समानता 80% से ऊपर थी। बूम! रिचर्ड को केंद्र में रखकर एक लहर बाहर की ओर फूटी। ये जानते हुए कि उसके प्रतिद्वंद्वी मैगी थे, रिचर्ड ने कुछ भी पीछे नहीं रखा। उसने विस्फोट में बड़ी मात्रा में ईथर डाला, इसे अत्यधिक तेज कर दिया जिससे उनके शरीर और कोर दोनों पर प्रहार हुआ। डेमन दूर जा गिरा, उसके मुंह से खून निकल रहा था। लेकिन रिचर्ड को झटका लगा। डेमन के 2 अधीनस्थों में तुरंत विस्फोट हो गया। उनके शरीर खून और मांस के अनगिनत टुकड़ों में बिखर गए। उनकी आंखें पूरी तरह नष्ट हो गईं। यह देखकर डेमन की खुद की आंखें कांप उठी। भले ही उनके लोगों के पास केवल टियर 1 एथा और बहुत कम संचय था, फिर भी वे एथा विल मैगी थे। फिर भी वे केवल मरे ही नहीं थे, वे पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। धिक्कार है तुम लड़के! डेमन ने रिचर्ड पर अपनी तलवार से वार किया, जिससे हवा का एक विशाल बिजली तेज झोंका निकला। रिचर्ड ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, फिर अपना पैर जमीन पर पटक दिया। गड़गड़ाहट! उसके सामने की धरती ऊपर उठ गई और पत्थर की एक कठोर दीवार बन गई। नष्ट होने से पहले हवा के झोंके ने रास्ता का 1/3 हिस्सा काट दिया। असंभव! डेमन ने अविश्वास में बुदबुदाया। तभी दीवार अचानक आगे की ओर झुकी, उससे टकराए और वह उड़कर एक विशाल पेड़ में जा गिरा। तो ये गुणवत्ता में अंतर है, रिचर्ड बड़बड़ाया। अपनी शक्ति से चकित होकर उसने सोचा था कि उनकी ताकत लगभग बराबर थी, लेकिन यह एक तेज ब्लेड की तुलना जंग लगे ब्लेड से करने जैसा था। वाह! उसने अपना हाथ लहराया और डेमन के सामने 4 विशाल छाया सिंह प्रकट हो गए। हर एक ने उसके अंगों पर काटा, जिससे वह स्थिर हो गया। डेमन ने संघर्ष किया, अपने शरीर से तेज हवाएं छोड़ी, लेकिन वे ठीक से गुजर गईं। शेर शुद्ध छाया में चले गए। शारीरिक हमलों का कोई असर नहीं हुआ। बेशक इसका मतलब यह था कि वे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन जैसे ही वह हिलने की कोशिश करता था वे उसे फिर से काट सकते थे। डेमन को मुश्किल से खड़े होने का समय मिला, इससे पहले कि उसे एक बार फिर काट लिया गया। अध्याय 40 भय से मृत। रिचर्ड ने डेमन से संपर्क किया, जो डर दिखाने लगा था। आप वास्तव में क्या हैं? डेमन ने कांपती आवाज में पूछा। एक अपराधी जिसे एक बार निराशाजनक स्थिति में डाल दिया जाए, उसे हमेशा अधिक भय महसूस होगा। अब डेमन को ऐसा लग रहा था मानो अब उसका सामना किसी इंसान से नहीं हो रहा है। आखिरकार एक 7 साल का लड़का इतना तेज कैसे हो सकता है, अपने दिमाग को इतनी अच्छी तरह से पढ़ने में सक्षम और इतनी भयानक शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? उसने याद करने की कोशिश की कि क्या कभी इस तरह का कोई बच्चा हुआ था, इतनी ताकत के बिना भी। लेकिन उसकी याद में उसने जितने भी 7 साल के बच्चों को देखा था वे अभी भी सिर्फ खेल खेल रहे थे। रिचर्ड उसकी बातों पर हंसा। क्या आप जानते हैं कि मैं कितना निराश हूं? मेरा पहला वास्तविक प्रतिद्वंद्वी, एक इंसान जिसके बारे में मैंने सोचा था कि वह मुझे मजेदार लड़ाई देगा, वह इतना कमजोर निकला। उन्होंने डेमन को चुप कराते हुए कहा। लेकिन सौभाग्य से आप अपने 2 अधीनस्थों की तरह विस्फोट नहीं कर पाए। अन्यथा मैं आपका मस्तिष्क और आपकी आंखें नहीं ले पाता।
डेमन। जैसे ही रिचर्ड ने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ अचानक डेमन के चेहरे की ओर बढ़े, उसकी उंगलियां सीधे उस आदमी की आंखों में चुभने लगी। आह! डेमन की चीख इतनी तेज थी कि आसपास के कीड़े भी चौंक गए। यह रिचर्ड का जानबूझकर किया गया क्रूरता का पहला कृत्य था। उनकी पिछली हत्याएं दुर्घटनाएं थीं, लेकिन ये जानते हुए कि मैगी के बीच क्रूरता एक आवश्यकता थी, उसने खुद को इसे अपनाने के लिए मजबूर किया। एक पल के लिए डेमन की चीख ने उसे बेचैन कर दिया, लेकिन ये याद करते हुए कि उसे क्या करने की जरूरत है, रिचर्ड तुरंत उदासीन हो गया। रिप। उसने डेमन की आंखों की पुतलियों को खींचकर मुक्त कर दिया और उसकी पलकें खोखली कर दी। डेमन और जोर से चिल्लाया। आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाने पर रिचर्ड ने उसके मुंह में घास का एक बंडल ठूंस दिया और उसे चुप करा दिया। मैं उसका मस्तिष्क कैसे ले सकता हूँ? रिचर्ड बुदबुदाया, और डेमन अभी भी उसे सुन सकता था। उसे एक खलनायक के दिमाग की जरूरत थी, लेकिन उसके दिमाग में डेमन से अधिक दुष्ट कुछ ही हो सकते थे, जो निर्दोषों का वध करने में प्रसन्न होता था। एकमात्र सवाल यह था कि इसे बिना नुकसान पहुंचाए कैसे निकाला जाए। हालांकि उसके पास डेमन की तलवार थी, रिचर्ड काटने में कुशल नहीं था। जैसे ही उसने सोचा, उसकी नजर डेमन की उंगली पर काली अंगूठी पर पड़ी। उन्होंने तुरंत इसे स्टोरेज आर्टिफैक्ट के रूप में पहचान लिया। रिचर्ड ने इसे हटा दिया और तुरंत इसकी सामग्री को देखते हुए इसके भीतर की जगह को महसूस किया। लेकिन तांबे और चांदी के सिक्कों के अलावा वहां कुछ भी मूल्यवान नहीं लग रहा था। उसने और अधिक ध्यान से स्कैन करते हुए तिरछी नजरें झुकाई। कोने में अंततः उसे कंकाल के टुकड़े, एक हाथ और एक पैर क्रिस्टल की तरह चमकते हुए दिखे। एथा कंकाल। प्रत्येक टुकड़ा अधूरा था, केवल एक हाथ और एक पैर। बेशक कोई केवल एक अंग के साथ जुड़ नहीं सकता, ये शरीर के संतुलन को नष्ट कर देगा। कम से कम कुछ तो मूल्यवान है, रिचर्ड ने संतुष्टि की झलक महसूस करते हुए सोचा। लेकिन उनके अलावा और कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि डेमन ने अपनी शेष संपत्ति जानवरों के अंडों पर खर्च कर दी है। क्या वह मर गया? रिचर्ड ने आश्चर्य से बड़बड़ाया जब उसने देखा कि डेमन अब सांस नहीं ले रहा था। उसके घाव घातक नहीं थे, उसकी आंखें खोना उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए था, फिर भी वह मर चुका था। रिचर्ड ने कहा, ऐसा लगता है कि वह डर से मर गया। यह अप्रत्याशित था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह केवल मस्तिष्क चाहता था इससे पहले कि वह सड़ जाए। फिर भी यह विडंबना थी, डेमन ने स्वयं एक बार दावा किया था कि रिचर्ड डर से मर जाएगा। रिचर्ड ने सबसे पहले आंखों की पुतलियों को स्टोरेज आर्टिफैक्ट में रखा और उन्हें इसके जमे हुए ठहराव में संरक्षित किया। आखिरकार उसने मस्तिष्क लेने का एक उपाय सोचा। उसने अपनी हथेली डेमन के बालों पर दबाई। एक भीषण ज्वाला फूट पड़ी, जिससे उसकी खोपड़ी का ऊपरी भाग जलकर खाक हो गया। वह केवल एक क्षण के बाद रुक गया। थोड़ी सी आग मस्तिष्क को बेनकाब करने के लिए पर्याप्त थी। खींचो। स्टोरेज आर्टिफैक्ट से हल्के सक्शन के साथ मस्तिष्क को बाहर निकाला गया। स्टोरेज में गायब होने से पहले धीरे धीरे मुक्त हो गया। डेमन का सिर खोखला हो गया था। रिचर्ड ने तुरंत शव को भी संभाल लिया, वह इसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं इसे बाद में एप्पल टाउन में फेंक दूंगा। हम्फ, जो कोई भी उसके पीछे था, वह अपने मोहरे को इतनी बुरी तरह से मरा हुआ देखकर चौंक जाएगा, जबकि पर्पल रोज विलेज अछूता रहेगा, रिचर्ड ने सोचा। वह उस व्यक्ति से नहीं डरता था। यदि वे बहुत मजबूत होते तो वे बस उसके पूर्वजों की समस्या बन जाते। आखिरकार उसके पूर्वज की ताकत हर दिन तेजी से बढ़ रही थी। एक पीक मैगस जिसे केवल अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। रिचर्ड ने डेमन की तलवार भी ले ली, फिर अपनी आंखें विशाल जादुई दीपक की ओर घुमाई। ये वह कलाकृति होनी चाहिए जो आत्माओं को अवशोषित और सील कर देती है, उसने सोचा। उस पर अपना हाथ रखते हुए उसे एक रहस्यमय आंतरिक स्थान का एहसास हुआ, अदृश्य लेकिन बोधगम्य। अंदर 3 फंसी हुई आत्माएं थीं, वे डेमन और उसके 2 अधीनस्थों की तरह महसूस करती थीं। यदि कोई दीपक के पास मरता है तो उसकी आत्मा स्वतः ही लीन हो जाती है। कलाकृति को पकड़ते हुए रिचर्ड को एक धुंधली समझ प्राप्त हुई। इसे अपने ऊर्जा स्रोत के रूप में आत्माओं की आवश्यकता थी, ये किसी और चीज पर नहीं चल सकता था। संभवतः इसीलिए डेमन ने ओल्डबियर और अन्य को मार डाला था, और यह अविश्वसनीय रूप से महंगा होगा, रिचर्ड ने सोचा। डेमन के समूह द्वारा उपयोग किए गए 3 सफेद घोड़ों पर नजर डालने से पहले उसने इसे भी संग्रहित किया, लेकिन वह उनसे निपटने में बहुत आलसी था। इसके बजाय वह एथेना पर चढ़ गया, उसकी बगल को थपथपाया ताकि वह दौड़ने लगे। दिन अभी भी लंबा था, उसके पास और भी समय था। डेमन से निपटने के बाद रिचर्ड ने एप्पल टाउन वापस जाने की योजना बनाई। एथेना की वर्तमान गति के साथ वे पहले की तुलना में बहुत तेजी से उस तक पहुंच सकते थे। उनके नाम के बारे में वहां पहले से ही अफवाहें फैल रही थी, लेकिन कोई भी उनकी असली पहचान नहीं जानता था। ओलिविया पहले ही भाग गई होगी। मुनशेरो कबीले द्वारा शिकार किए जाने के दौरान उसके पास शहर में रहने की हिम्मत करने का कोई रास्ता नहीं था। रिचर्ड ने शहर में जल्दबाजी नहीं की। वह एथेना की पीठ से फिसलते हुए बाहरी इलाके में एक जंगल के किनारे रुक गया। ये जानते हुए कि शहर में बहुत से जादूगर हैं, उसने उसे अंदर नहीं लाने का फैसला किया, जो बहुत ही विशिष्ट था। वे निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि वह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। उसने उसे जंगल में छिपाकर छोड़ दिया। यदि खतरा उत्पन्न होता तो वह हमेशा बच सकती थी।
एक बार जब एथेना जंगल में गायब हो गई तो रिचर्ड एक सामान्य बच्चे की तरह अकेले ही शहर के द्वार की ओर चला गया। उसके पास भुगतान के लिए कुछ तांबे के सिक्के तैयार थे, लेकिन एक अकेले लड़के के रूप में गार्डों ने टोल मांगने की भी जहमत नहीं उठाई। उन्होंने उसे बस अंदर धकेल दिया।